आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ नेशनलिज्म इन ब्रिटेन। देखो इसमें क्या है, सम स्कॉलर्स हैव आर्ग्यूड दैट ग्रेट ब्रिटेन इज़ द मॉडल ऑफ नेशन। कुछ जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने ये कहा है कि जो नेशन का अगर मॉडल हम देखें तो वो ग्रेट ब्रिटेन है, यानी कि ग्रेट ब्रिटेन पहले नेशन बना था और उसी का मॉडल लेकर के अदर नेशंस बने हुए हैं। तो जो ब्रिटेन है उसके फॉर्मेशन में जो नेशन स्टेट था वो एक सडन रिवॉल्यूशन का रिजल्ट नहीं था, यानी कि जो ब्रिटेन बना है उसका फॉर्मेशन जो हुआ है एक राष्ट्र के रूप में, एक नेशन के रूप में, तो ये एक सडन रिवॉल्यूशन का रिज़ल्ट नहीं है, ये एक लंबे प्रोसेस का रिज़ल्ट है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि जरा सी देर में रिवॉल्यूशन हुआ और एकदम से ब्रिटेन बनकर तैयार हो गया, तो ऐसा नहीं है। बहुत लंबी प्रोसेस के बाद ही एक राष्ट्र के रूप में ये बन पाया है। दोज पीपल who were living in the British Isles such as English, Wales, Scott had ethnic identities। देखो जो लोग ब्रिटिश आइल्स पर रहते हैं, जैसे चाहे वो वेल्सेस हों या स्कॉट हों, है ना, तो इस तरीके के जो अलग अलग लोग हैं उन लोगों के अपने एथनिक आइडेंटिटीज़ होती हैं, अपनी जो जातीय जो आइडेंटिटीज़ होती हैं, पहचान होती है, वो अलग अलग है सबकी। इन सारे जो एथनिक ग्रुप्स हैं इन सब के खुद के कल्चर हैं, दे हैव देयर ओन कल्चर एंड पॉलिटिकल ट्रेडिशंस, उनके खुद के पॉलिटिकल ट्रेडिशंस हैं, यानी डिफरेंट हैं। बट जब इंग्लिश नेशन ने अपनी स्टैंडर्डी मतलब ग्रो कर ली, अपने आप को जो वेल्थ है, अपनी जो इम्पोर्टेंस है, अपनी जो पावर है उसको बढ़ा लिया, अपनी जो इम्पोर्टेंस थी, वेल्थ थी और अपनी जो पावर थी उसको बढ़ा लिया, तो ये एबल हो गया कि जितने भी अदर नेशन हैं इस आइलैंड पर उन पर अपना इन्फ्लुएंस कर सके, उनको प्रभावित कर सके। एक लंबे स्ट्रगल के बाद इंग्लिश पार्लियामेंट ने जो मोनार्ची थी उसको 1688 में सीज्ड कर दिया, यानी एक लंबा स्ट्रगल लड़ा इंग्लिश लोगों ने, इंग्लिश पार्लियामेंट ने, और उसने क्या किया 1688 में 1688 में जो मोनार्ची की पावर थी उसको सीज्ड कर दिया, उसको जब्त कर लिया। वन नेशन स्टेट वॉज द फॉर्म थ्रू दिस पार्लियामेंट एंड इंग्लैंड वॉज इन द इट्स सेंटर। देखो एक राष्ट्र बन गया ब्रिटेन के रूप में, जो पार्लियामेंट थी उसने मोनार्ची को सीज्ड कर लिया, उसकी पावर को, और उसके बाद जो है एक राष्ट्र का फॉर्मेशन हो गया और सेंटर में कौन रहा, सेंटर में इंग्लैंड को रखा गया। तो जो एक्ट ऑफ यूनियन था उन्होंने इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में क्या करा, जो स्कॉट और इंग्लैंड के बीच, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बीच में जो एक्ट ऑफ यूनियन हुआ था उसकी वजह से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का फॉर्मेशन हो गया था। ठीक है, ये क्लियर है। ग्रेट ब्रिटेन कोई सडन रेवोल्यूशन से नहीं बना था, एक लंबे प्रोसेस से बना था और एक लॉन्ग प्रोसेस किया गया था, लोगों ने बहुत स्ट्रगल किया था, लोग वहाँ पे अलग अलग जातियों के लोग रहते थे, एथनिक्स, उनकी अपनी अपनी आइडेंटिटीज़ थी, उन लोगों के अपने ट्रेडिशन, जो पॉलिटिकल ट्रेडिशंस थे वो अलग थे, अपना कल्चर उन लोगों का अलग था। तो इस तरीके से ग्रेट ब्रिटेन का फॉर्मेशन हुआ। नेक्स्ट देखो, नेशनलिस्ट टेंशन एमर्ज इन बाल्कन। जो बाल्कन्स वाला एरिया था वहाँ पर जो नेशनलिस्ट के बीच में जो टेंशन्स किस तरीके से क्रिएट हुई थी, यहाँ पे ये देखो। Most serious source of nationalist tension in Europe after 1871 was the area called the Balkans। यानी कि जितनी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी यूरोप के अंदर नेशनलिस्ट के बीच में, जो तनाव पैदा हुआ था वो 1871 में हुआ था, और जिस एरिया में हुआ था उस एरिया को बोलते हैं बाल्कन्स, द बाल्कन्स। बाल्कन्स बाल्कन्स वाज द रीजन ऑफ जोग्राफिकल एंड एथनिक वेरिएशंस। बाल्कन्स वाला जो एरिया था वो ऐसा एरिया था जहाँ पर अगर हम देखें तो जोग्राफिकली अगर हम उसको देखते हैं या फिर एथनिक देखते हैं तो दोनों ही तरह से यहाँ पर वेरिएशंस बहुत थी, बहुत सारी वैरायटीज़ थी लोगों की, और जो भौगोलिक उसकी बनावट थी उसको लेकर के भी बहुत सारी वेरिएशंस वहाँ पर हमको मिल जाते हैं। रोमानिया, बुल्गारिया, ग्रीस, मैसेडोनिया, सेल्वोनिया, सर्बिया और द पार्ट ऑफ बाल्कन्स। ये जितने भी नाम हैं, चाहे वो रोमानिया है, बुल्गारिया है, ग्रीस है, सर्बिया है, मैसेडोनिया है, ये सब क्या थे, ये बाल्कन्स के पार्ट थे। इनहेबिटेंट्स ऑफ दिस एरिया वर नोन एज स्लेव्स। जो भी लोग यहाँ पर रहते थे, इस एरिया में जितने भी इनहेबिटेंट्स थे उनको बुलाया जाता था स्लेव्स, उन लोगों को क्या बुलाया जाता था, स्लेव्स।
अ लार्ज पार्ट ऑफ द बाल्कन्स वर अंडर कंट्रोल ऑफ ऑटोमन एम्पायर। एक बहुत बड़ा पार्ट बाल्कन्स का किसके अंडर में था? ऑटोमन एम्पायर का। उसको मैं पहले भी समझा चुकी हूँ कि ऑटोमन एम्पायर क्या था? एक मुस्लिम साम्राज्य था, ठीक है, मुस्लिम एम्पायर था। तो बहुत बड़ा एरिया किसके अंडर कंट्रोल था? ऑटोमन एम्पायर के। द आइडियाज़ ऑफ नेशनलिज्म developed in Balkans has the rebellious nationalities in the Balkans thought of their struggle as the attempt to win back their long lost independence। देखो, जो नेशनलिज्म था उसके आइडिया बाल्कन्स में स्प्रेड होना शुरू हो गए। दूसरा ये कि जो नेशनलिटीज़ थी बाल्कन्स की, वहाँ पर लोगों के अंदर जब ये डेवलप होना शुरू हो गया कि हमको अपना खुद का राष्ट्र बनाना चाहिए, या हमने बहुत टाइम से अपनी जो इंडिपेंडेंस उसको खो रखा है, तो एक तरीके से उन्होंने स्ट्रगल किया। और जो स्ट्रगल था वो किसके लिए प्रयास था? वो अपनी लॉन्ग लॉस्ट, एक लंबे टाइम से खोई हुई जो अपनी इंडिपेंडेंसी है उसको गेन करने के लिए, दोबारा से अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए उन्होंने ऐसा सोचा। नेशनलिज्म की जो आइडियाज़ थे उनको वहाँ पर स्प्रेड किया, और उसी को लेकर के उनका एक अटेम्प्ट था कि किसी भी तरीके से हम बहुत लंबे टाइम से जो हमने अपनी जो इंडिपेंडेंसी है उसको खो रखा है वो हमको वापस से मिल जाए। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसके आगे की चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।